मैंने अपने बैग से दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता की डायरी निकाली। उसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के डर से मुगल बादशाह की आखिरी अमानत को हवेली के अंदर रखना ठीक नहीं था। अगर अंग्रेजों को यह बात मालूम चल जाती तो हवेली की तलाशी लेते और पकड़े जाने पर दिलशान खान को गद्दार समझकर उनकी भी हत्या कर देते। हवेली के पिछले हिस्से की ओर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ से पश्चिम की ओर एक सूखा हुआ कुआं था। मैंने मुगल बादशाह की वो पोटली उसी कुएं में फेंक दी और कुएं को मिट्टी से भरवा दिया। मुझे लगा कि दिल्ली के हालात ठीक होने पर मैं अपने शौहर से कहकर इसे बाहर निकलवा लूंगी, लेकिन जल्द ही मेरे शौहर दिलशान खान को अंग्रेजों ने गदर में बादशाह का साथ देने के जुर्म में फांसी दे दी और डर की वजह से मैंने उस खजाने को जमीन में ही छोड़ दिया। जफर ने कहा, शगुफ्ता के मरने के बाद उनकी डायरी को उनके बेटे शहनवाज ने तो पढ़ा ही होगा। मैंने कहा, मेरे पास जो दूसरी डायरी है वो शहनवाज की ही है। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी एक एक चीज इस डायरी में लिखी है। उनका मानना था कि मुगल बादशाह ने आखिरी वक्त में जो पोटली शगुफ्ता को भिजवाई थी वो शापित थी। जो भी उसे हाथ लगाता उसका खानदान खत्म हो जाता। इसीलिए शहनवाज के बाद यह बात किसी को मालूम नहीं चली और दोनों माँ बेटे की डायरी एक संदूक के साथ मेरे अब्बू को विरासत में मिल गई। जफर ने कहा, पहले तो हमें उस खंडर के आसपास कुएं के अवशेषों को ढूंढना पड़ेगा। कुआं मिल भी गया तो उसे खोदना आसान नहीं होगा। उसके लिए मुझे कुछ लोगों की मदद लेनी होगी और यह सब काम रात के अंधेरे में करना होगा। मैंने कहा, ठीक है जफर, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी तरह तुम्हारी रगों में भी दिलशान खान का ही खून है। यह हमारे पुरखों की धरोहर है जो हासिल होते ही हमें सरकार के हवाले कर देनी होगी। इससे हमारे पुरखों के बेशकीमती खजानों को पूरी दुनिया देख पाएगी। जफर भी मेरी बातों से काफी जोश में आ चुका था। मैंने कहा, अगर मुमकिन हो तो आज ही चलकर उस हवेली को देख आते हैं। मेरी इस बात पर जफर तुरंत तैयार हो गया। मैं और रुखसाना जफर की कार में बैठकर मेहरौली के लिए निकल पड़े। दोपहर तक हम लोग मेहरौली के जंगलों में पहुंच चुके थे। आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग एक बड़े से खंडर तक पहुंचे। जफर ने बताया कि दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता की हवेली यही है। हवेली के खंडरों के बीच खड़ी मैं बेहद हैरान थी। मैं पत्थरों की ढेर में खुद के इतिहास को देख रही थी। हवेली के एक एक पत्थरों में मुझे अपने पूर्वजों की कहानियां नजर आ रही थी। मेरे बालों को हवा छू कर गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शगुफ्ता ही थी जो मेरे बालों को छूकर मेरे यहाँ आने का सबब पूछ रही थी। मैं अपने पूर्वजों के बिखरे पड़े इतिहास में खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। तभी जफर की आवाज मेरे कानों में आई। वो बोला, यहाँ दूर दूर तक बरगद के किसी पेड़ का कोई नामो निशान भी नहीं है और कुआं जैसे चीज को ढूंढना तो और भी नामुमकिन है। रुखसाना को हवेली से ज्यादा जफर में इंटरेस्ट था। वो मेरे साथ यहाँ तक इसीलिए आई थी ताकि वो जफर के साथ वक्त बिता सके। इसीलिए वो पूरे समय जफर के आसपास मंडराती रही और मुझसे नजरें बचाती हुई वो जफर के साथ रोमांस करने की फिराक में लगी रही। लेकिन मैंने देखा कि जफर को रुखसाना के साथ रोमांस से ज्यादा शगुफ्ता के खजाने की फिक्र थी। इसीलिए वो पूरी शिद्दत से कुएं की तलाश में जुटा रहा। मैंने फिर से शगुफ्ता की डायरी निकाली। उसमें शगुफ्ता ने लिखा था कि पीछे की तरफ कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के पश्चिम की ओर कुछ दूर चलने पर वो कुआं था। जफर और रुखसाना के साथ मैं भी हवेली के पीछे की तरफ चल दी। अरावली की पहाड़ियों में हम लोग किसी ऐसे कुएं को ढूंढ रहे थे जिसे 150 साल पहले ही मिट्टी से भरकर समतल कर दिया गया था। 150 साल पुराने किसी कुएं को खोजना
बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैंने गौर किया तो यह किसी पुराने बरगद की जड़ें थी। आखिरकार हमें पुराने बरगद की जड़ें मिल गई थी। अब हमें कुएं की तलाश करनी थी जो बरगद के पश्चिम में कुछ दूरी पर होनी चाहिए थी। लेकिन जंगली पेड़ पौधों और झाड़ियों के बीच किसी पुराने कुएं को ढूंढना आसान नहीं था और शाम भी होने वाली थी। इसीलिए जफर ने कहा, नाजिया अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं और रुखसाना दरीबे कला आ चुके थे। रुखसाना बहुत खुश थी और मैं उससे भी ज्यादा खुश थी। हालांकि हम दोनों के खुश होने की वजहें अलग अलग थी। मैं इसीलिए खुश थी कि मैं अपनी मंजिल को छू कर आई थी और रुखसाना के खुश होने की वजह ये थी कि वह अपने आशिक के साथ लिपट कर आई थी। रात को मैं रुखसाना के कमरे में ही सोती थी। थकी होने के कारण मैं रूम में जाते ही लेट गई। रुखसाना की आवाज कानों में आई तो मेरी नींद खुली। वो बोली, अब्बू और अम्मी खाने के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं अभी आ रही हूँ। खाने की टेबल पर मेरे मामा जमाल खान बैठे हुए थे। वो हम दोनों बहनों के जफर के साथ दिन भर गायब रहने की बात को लेकर बेहद नाराज थे। उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा, आज तुम दोनों दिन भर कहाँ गायब थे? मामा के अचानक पूछे गए सवाल पर मैं उनसे झूठ न बोल पाई और मैंने उनका गुस्सा शांत करने की खातिर उन्हें दिलशान खान की हवेली में रखे मुगल बादशाह के खजाने की सारी बातें बता दी और उन्हें यकीन दिलाने के लिए शगुफ्ता और शहनवाज खान की डायरी भी मैंने उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा, नाजिया मैं समझता हूँ कि तुम रुखसाना से ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें इस काम में जफर को शामिल करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, दिलशान खान की उस हवेली का वारिस तो जफर भी है न मामा। मामा ने कहा, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि रुखसाना उसके करीब भी जाए। मामा और मेरी बातों को सुनकर सामने बैठी रुखसाना के पसीने सूख चुके थे। वो आंखें तरेर कर मुझसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैंने मामा से कहा, मामा मैं दिल की बात कहूँ तो मेरी नजर में रुखसाना के लिए जफर से अच्छा लड़का कोई नहीं है। उसका सपना है कि वो अमेरिका का PR हासिल करे और देखना एक दिन वो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। मामा ने कहा, तुम जफर को अभी नहीं जानती नाजिया, मैं तो उसके पूरे खानदान से वाकिफ हूँ। मैंने कहा, मामा आपकी माँ यानी कि मेरी नानी उसी खानदान से ताल्लुक रखती थी जिस खानदान का वारिस जफर है। हम सब की जड़ें दिलशान खान से ही जुड़ी हुई हैं। मामा ने जवाब दिया, जो भी हो, रुखसाना के लिए मैंने अपने दोस्त के बेटे हैदर से रिश्ते की बात पक्की कर रखी है। मैंने कहा, मामा अब वो जमाना नहीं है जब माँ बाप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में भी थमा देते थे। जिंदगी रुखसाना को जीनी है, इसीलिए आप उसी को तय करने दीजिए कि उसे किसके साथ शादी करनी है। मेरी बातों से पास खड़ी मेरी मामी बिल्कुल राजी हो चुकी थी। इतने दिनों से मैं मामा के घर में थी तो मैं मामी की ख्वाहिशों को भी अच्छी तरह जान चुकी थी। वो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, इसीलिए उन्हें तो जफर में कोई कमी नजर नहीं आती थी। मैंने मामी का दिल टटोलने की खातिर उनसे पूछ लिया, अच्छा मामी आप बताओ कि रुखसाना के लिए जफर में क्या कमी है? मामी ने मामा की ओर देखा और खुद को रोक न पाई और बोली, जफर में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको रुखसाना की खुशी से क्या मतलब? इन्हें तो दोस्ती निभानी है, इसीलिए अपने दोस्त को जुबान दे चुके हैं। मामी की बातों को सुनकर मामा हैरान थे, लेकिन वो कुछ न बोले और खाने की टेबल से उठ खड़े हुए। अपने अब्बू को नाराज देखकर रात भर रुखसाना बहुत टेंशन में रही और उसे टेंशन में देखकर मुझे भी बेहद अफसोस हुआ कि मेरी वजह से घर का माहौल खराब हुआ था।
अगले कुछ दिनों तक मेरा मन नहीं लगा। एक दिन मैंने जफर से फोन कर बात की और पूछा, जफर तुम्हारे मिशन का क्या हुआ? जफर ने कहा, इस बारे में अगले 15 दिनों तक तुम मुझसे कोई सवाल मत करो। कुछ सफलता मिलेगी तो मैं तुम्हें खुद कॉल कर बुला लूंगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने जफर से कोई बात नहीं की। रुखसाना से जफर की बात भी पहले की तरह नहीं होती थी। 15 दिन बीत चुके थे। मैंने जफर को फोन लगाया तो उसका फोन बंद जा रहा था। रुखसाना ने भी उसे कॉल लगाया लेकिन उससे कोई बात नहीं हुई। अगले दिन भी जब उसका फोन नहीं लगा तो रुखसाना बेहद घबरा गई और उसने मुझसे मेहरौली चलने को कहा। अगले 1 घंटे में हम लोग महनाज बानो के फ्लैट के सामने खड़े थे लेकिन फ्लैट से नेम प्लेट गायब था। मैंने डोरबेल बजाई तो कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने एक सरदार जी को देखकर मैं हैरान हो गई। तभी सरदार जी बोले, कहिए क्या काम है? मैंने कहा, सरदार जी मुझे इस घर में रहने वाले जफर और उनकी मौसी शहनाज बानो से मिलना है। सरदार जी ने कहा, वो लोग तो 1 हफ्ता पहले ही यह मकान खाली कर गए। मैंने ही यह मकान उन लोगों से खरीदा है। सरदार जी की बातों को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे साथ खड़ी रुखसाना के भी होश उड़ गए थे। मैंने सरदार जी से पूछा, वो लोग मकान बेचकर कहाँ गए? सरदार जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। मैं घर आई तो मैंने मामा को जफर के गायब होने की बात बता दी। उन्होंने कहा, नाजिया मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। मुझे पक्का यकीन है कि दिलशान खान की हवेली से खजाना हासिल कर वो दिल्ली से हमेशा के लिए भाग चुका है। दोपहर तक अपने मामा के साथ मैं और रुखसाना मेहरौली के जंगलों में पहुँचे। जब हम खंडर पड़ी उस हवेली के पिछले हिस्से की ओर आगे बढ़े तो देखा कि वहाँ गहरा कुआं खुदा हुआ था। मैंने कुएं की गहराई को देखा तो तकरीबन 20 फुट की खुदाई की गई थी। मैंने अंदाजा लगाया कि इतना गहरा कुआं खोदने में कम से कम 10 दिन तो लग ही गए होंगे। अब हमारे हाथों से चिड़िया उड़ चुकी थी। मेरे ख्वाबों के फूलों पर जफर के लालच का बुलडोजर चल चुका था। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं बचा था, सब कुछ लुट चुका था। मेरे पुरखे कितने होशियार थे और मैं कितनी बेवकूफ निकली। मेरे पुरखों ने कई पीढ़ियों तक जिस अमानत को दुनिया से बचाकर मुझे सौंपा था, मैंने किसी अजनबी पर भरोसा कर उस अमानत को हमेशा के लिए गंवा दिया। अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दे पाती? 150 साल पहले दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सब कुछ लूट चुका था। अब वैसे ही दिल्ली में मेरा भी सब कुछ लुट चुका था। मैं अपने अब्बू की ही गुनहगार नहीं थी, बल्कि मैंने तो अपने उन पुरखों के साथ भी धोखा किया था जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाकर भी किसी की अमानत को बचा लिया था। मैं लखनऊ वापस आ गई और कुछ दिनों बाद ही मुझे मालूम चला कि रुखसाना की हैदर से शादी हो गई। 1 साल बीत चुके थे। मैंने अपनी PhD फाइनल कर ली थी और एक कॉलेज में लेक्चरर बन चुकी थी। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो उधर से एक महिला की आवाज आई। वो बोली, आप नाजिया बोल रही हैं ना? मैंने पूछा, आप कौन? वो बोली, मैं शहनाज बानो बोल रही हूँ। शहनाज की आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, आप इस वक्त कहाँ हैं? शहनाज ने कहा, मैं इस वक्त लखनऊ में ही हूँ। तुम अपना एड्रेस भेजो तो मैं अभी तुम्हारे घर आ सकती हूँ। अगले 1 घंटे में शहनाज बानो मेरे घर पर थी। मैंने उनसे पूछा, 1 साल से आप लोग कहाँ गायब हो गए थे और जफर इस वक्त कहाँ है? शहनाज बानो ने कहा, जफर इस वक्त अमेरिका में है और मैं भी 1 साल से लंदन में थी, लेकिन मैं लंदन में रहकर बेहद बेचैन थी। कुछ राज मेरे सीने में दफन थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। यह राज तुमसे जुड़े थे, इसीलिए मैं तुमसे मिलने को बेताब हो गई थी। जफर से तुम्हारा नंबर लिया और लंदन से सीधे तुम्हारे पास चली आई। शहनाज बानो की बातें मुझे हैरान करने लगी थी। इसी बीच मेरी अम्मी चाय बनाकर ले आई और वहीं बैठ गई। शहनाज बानो ने गहरी सांस ली और कहा, जफर के अब्बू शौकत साहब उसके बचपन में ही गुजर गए थे।
उनके मरने के बाद महनाज बानो बिल्कुल अकेले हो गई थी। तब शौकत के दोस्त ने महनाज को संभाला और धीरे धीरे दोनों बेहद करीब आ गए और मेरी बहन महनाज ने अपने शौहर के दोस्त से दूसरी शादी कर ली। मैंने पूछा तो महनाज के दूसरे शौहर का क्या हुआ? शहनाज ने कहा, तुम्हारे मामा जमाल खान ही महनाज का दूसरा शौहर है। यह बात महनाज ने अपने बेटे जफर से हमेशा छुपाए रखी ताकि वो अपनी माँ को गलत न समझे। जफर 1 साल पहले तक जमाल खान को अपना दूर का रिश्तेदार ही समझता था। यही वजह थी कि वो रुखसाना से प्यार कर बैठा। रुखसाना जफर की सौतेली बहन थी, इसीलिए जमाल खान अपनी बेटी रुखसाना की शादी जफर से नहीं कर सकता था। जब तक मेरी बड़ी बहन महनाज जिंदा थी, जमाल खान उसे लूटता रहा। उसकी हवेली के कई हिस्सों को बेचकर उसने महनाज का सारा रुपया हड़प लिया और वो बेचारी जमाल खान के प्यार में अंधी होकर उसके हाथों अपना सब कुछ लुटवाती रही। शहनाज बानो की यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे और पास बैठी मेरी अम्मी भी अपने भाई जमाल खान की असलियत को जानकर बेहद हैरान थी। शहनाज बानो ने कहा, अपनी बड़ी बहन महनाज के मरने के बाद जब मैं लंदन से मेहरौली आई थी तब जफर 12 साल का था। मैंने शादी नहीं की थी और मेरा कोई बच्चा भी नहीं था, इसीलिए मैंने जफर को अपना सगा बेटा माना और उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारा मामा जमाल खान मेरी बहन का शौहर था, इस नाते वो घर आता जाता रहता और न जाने कब मुझे उससे इश्क हो गया। जफर के घर में न रहने पर वो घर आता और हम दोनों एक दूजे में खो जाते। 1 साल पहले जब तुम जफर के साथ मेहरौली की जंगलों में खजाना ढूंढने गई थी तब तुमने एक बड़ी गलती कर दी थी। घर आकर तुमने अपने मामा जमाल खान को मेहरौली के उस खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया था। जमाल खान 2 दिनों तक परेशान रहा। फिर एक दिन जमाल खान उस वक्त मेरे घर आया जब जफर घर पर ही था। जमाल खान ने जफर से कहा कि जिस खजाने की वो तलाश कर रहा है वो खजाना वहाँ नहीं है। बंटवारे के वक्त जो लोग हवेली छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे वही लोग खजाने को भी अपने साथ ले गए। जमाल खान ने इस बात के सबूत दिखाए तो मुझे और जफर को उसकी बात पर यकीन हो गया। जफर ने जब रुखसाना से अपनी शादी की बात की तो जमाल खान ने उसे कहा कि वो रुखसाना को भूल जाए क्योंकि वो उसकी बहन है। यह खबर जफर के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसे यकीन दिलाने के लिए जमाल ने महनाज से अपनी शादी के सबूत उसके सामने रख दिए और जफर से बोला, तुम यहाँ रहोगे तो रुखसाना तुम्हारे लिए पागल बनी रहेगी क्योंकि मैंने उसकी माँ से छुपाकर तुम्हारी माँ महनाज से शादी की थी, इसीलिए तुम यहाँ से अमेरिका चले जाओ। मैं 1 महीने के अंदर तुम्हारा वीजा करवा दूंगा और जब तुम अमेरिका पहुँच जाओगे तो मैं बहुत जल्द तुम्हें वहाँ का PR भी दिलवा दूंगा। जफर ने अमेरिका के PR के लालच में जमाल खान की बात मान ली और हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। जफर के अमेरिका चले जाने के बाद मुझे जमाल खान की सच्चाई पता चली। जफर को अमेरिका भेजकर जमाल खान ने वो खजाना हासिल कर लिया और वो खजाना काफी दिनों तक मेरे बेडरूम में पड़ा रहा। फिर एक दिन वो उस पोटली को मेरे घर से ले गया और फिर कुछ दिनों बाद ही मेहरौली के मेरे पुश्तैनी मकान को बेचने की जिद करने लगा। मैं जमाल खान की असलियत पहचान चुकी थी, इसीलिए मैंने उसे भनक भी न लगने दी और मेहरौली वाला मकान बेचकर लंदन चली गई। पिछले महीने मैं लंदन में ही थी कि जफर मुझसे मिलने लंदन आया और मैंने उसे जमाल खान के धोखे की सारी बात बता दी। तब से वो खुद को तुम्हारा गुनहगार समझ रहा है। जफर इस वक्त अमेरिका में है, उसे अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है। वो चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो। तुम्हें यह सब बताकर मैं खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही हूँ। आज रात की मेरी फ्लाइट है, मैं वापस लंदन चली जाऊंगी। ये जफर का नंबर है, हो सके तो एक बार जफर से बात जरूर कर लेना। शहनाज बानो के जाने के बाद मैंने अपनी अम्मी की ओर देखा और बोली,
मुझे क्या करना चाहिए अम्मी? अम्मी बोली, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया है और सच्चाई की लड़ाई में सामने कोई अपना ही क्यों न हो, उससे लड़ना जरूरी हो जाता है। मेरी एक सहेली रूबिका दिल्ली के क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। मैं दिल्ली जाकर उससे मिली और अपने मामा के काले करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख दिया। अगले ही दिन मामा के घर पर छापा पड़ा और उनके यहाँ से आखिरी मुगल बादशाह का आखिरी खजाना मिल गया और जल्द ही उस खजाने को आर्कियोलॉजिकल विभाग की निगरानी में म्यूजियम में रख दिया गया। मैं बेहद खुश थी और मेरी इस खुशी की एक वजह जफर भी था। जल्द ही वो मुझसे मिलने लखनऊ आ रहा था। जफर ने अपनी गलती मान ली थी और मैंने भी उसे माफ कर दिया था।